Prime Minister Modi is the boss. साल 2025 ये सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, भारत में रिफॉर्म्स की राह में मील का पत्थर था। ये वो साल रहा जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने तय किया कि बदलाव को टालना नहीं है, पूरी ताकत से उसे लागू करने का यही समय है, सही समय है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है लेबर रिफॉर्म। 29 बिखरे हुए श्रम कानूनों को 4 आधुनिक लेबर कोड्स में समेटकर भारत ने ऐसा ढांचा तैयार किया जो एक तरफ उद्योगों को स्पष्टता देता है और दूसरी तरफ कामगारों को सुरक्षा। इसने भारत की 64 करोड़ से ज्यादा वर्कफोर्स को विकास की मुख्य धारा में रखने का रास्ता मजबूत किया। जब से मैंने इकोनॉमिक्स प्रोफेशन में मैं आया था, तब से मैं लेबर रिफॉर्म्स की बात सुन रहा था और इवेंचुअली ये काफी साल पहले इसने जोर पकड़ना शुरू किया और फिलहाल अब आके ये सरकार ने इसको पुश किया। ये एक बहुत मेजर रिफॉर्म है, पर इसका असर मैं जैसे बता रहा था कि धीरे धीरे पड़ेगा। अभी सभी स्टेट्स ने इसको लागू नहीं किया, कर देंगे धीरे धीरे। तो ओवरऑल ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा, लेबर जो है उनको उनके राइट्स भी इसमें शामिल किए गए हैं, उनको मतलब सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। लेबर रिफॉर्म के साथ इंडस्ट्री के लिए कारोबार करने के रास्ते भी आसान किए गए। 76 कैटेगरी के प्रोडक्ट पर से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की जरूरत को खत्म किया गया। एमएसएमई की परिभाषा बदलते हुए उनके लिए निवेश की सीमा में 2.5 गुना तक बढ़ोतरी की गई, ताकि कंपनियां बड़े सपने देखते हुए भी सरकारी सुविधाओं से वंचित न हों। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. टैक्स सिस्टम के लिहाज से भी 2025 मिडिल क्लास के लिए राहतों की सौगात वाला रहा। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री हुई। 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स को तो कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं रह गई। We have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable
up to income of 12 lakh rupees. इतना ही नहीं, 1961 के जटिल इनकम टैक्स कानून की जगह एक नया, आधुनिक और सरल टैक्स लॉ लाया गया। इससे टैक्स पेयर्स और टैक्स सिस्टम के बीच भरोसे की एक नई शुरुआत हुई। इस शुरुआत को तब और 2 गुनी मजबूती मिल गई जब सरकार ने जीएसटी को सरल बनाते हुए टैक्स स्लैब 4 से घटाकर 2 कर दी, वो भी 5% और 18%। लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ साथ साबुन, टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजों पर जीएसटी या तो पूरी तरह खत्म कर दिया गया या फिर घटाकर 5% किया गया। साथ में नियमों को भी आसान किया गया। 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। नतीजा सबके सामने है। दिवाली में 6.05 ट्रिलियन रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई तो नवरात्रि की बिक्री सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये दिखा रही है कि जब टैक्स सिस्टम सरल होता है तो उपभोक्ता का भरपूर प्यार भी मिलता है और भरोसा मजबूत होता है। जो इन्होंने सरकार ने ऑलरेडी किया है, इसके 2 फायदे हुए हैं। एक तो उन्होंने जो डिफरेंट क्लासेस थी रेट्स के, उनको कोलैप्स करके 3 कर दिया। उससे सिंप्लीफिकेशन होता है, उसका असर भी आपको टैक्स कलेक्शन में आगे चलते हुए दिखाई देगा। और दूसरा इन्होंने ये किया कि इफेक्टिव रेट जो है वो नीचे आ गया, जिस वजह से इकोनॉमी को स्टिमुलस भी मिला। तो ये दोनों चीजें लॉन्ग टर्म भी है, इसमें शॉर्ट टर्म भी है। भारत ने वैश्विक मंच पर भी अपने पांव मजबूत किए। यूके, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोप के विकसित देशों के साथ व्यापार समझौतों ने भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोले। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति और न्यूक्लियर एनर्जी में निजी और विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोलना, ये संकेत थे कि भारत अब वैश्विक पूंजी और तकनीक का स्वागत आत्मविश्वास के साथ कर रहा है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान हमारा यूरोप से ज़्यादा बड़ा है और यूरोप भर से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो इसलिए इसको एक कहीं से भी चलाना, दिल्ली से या मुंबई से, वो संभव नहीं है और वो फीजिबल भी नहीं है। तो जितना डिसेंट्रलाइज हो जाएगा उतना ही अच्छा है। और साथ में जो आपने बात कही और जो प्रधानमंत्री कहते आए हमेशा कि रेगुलेटरी कंप्लायंस का बर्डन 64,000 जो बात करिए प्रधानमंत्री ने, 64,000 कंप्लायंस बर्डन है, उनको जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। और मैं एक लाइन में अब कहता हूँ कि हमारे सरकार को रेगुलेटरी सरकार की जगह अब एक प्रमोशनल सरकार बनने की ज़रूरत है। तो जितनी जल्दी ये उस तरह से उभर के आए, हर राज्य की सरकार एक प्रमोशनल सरकार बने जिससे कि निजी निवेश को और प्रोत्साहन मिले, उतना ही अच्छा होगा। सुधारों का सफर यहीं नहीं रुका। जन विश्वास सुधारों के तहत सैकड़ों छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। संदेश साफ था, सरकार अब उद्यमियों और नागरिकों को डराने नहीं, सहयोग करने के लिए है। ग्रामीण भारत में रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना और उसे गांवों की स्थायी संपत्ति से जोड़ना विकास की जड़ों को और मजबूत करता है। और 2025 वो साल भी रहा जब भारत ने औपनिवेशिक दौर के आपराधिक कानूनों से पूरी तरह विदाई ली। भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के साथ डिजिटल एविडेंस, EFIR और समयबद्ध न्याय व्यवस्था एक नई कानूनी संस्कृति की ओर संकेत करती है। 2025 ने साबित किया कि सुधार सिर्फ कागजों पर नहीं होते, जब नीयत साफ हो तो असर जमीन पर दिखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2025 में सभी वैश्विक अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 8.2% की विकास दर दर्ज की। यह आंकड़ा सिर्फ तेज ग्रोथ का संकेत नहीं, बल्कि इस बात का सबूत था कि गहरे और संरचनात्मक सुधार कैसे अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकते हैं।
सरल कानून, मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ता वैश्विक भरोसा, यही वो नींव है जिस पर विकसित भारत 2047 का सपना खड़ा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।